This is the question number 21. Among the following ethers, which one will produce methyl alcohol on treating with hot concentrated HI? ठीक है, तो these four types of ethers are given in four options and we have to find out that which ether will produce methyl alcohol when we will react it with hot concentrated HI. ठीक है, तो यहाँ पर ethers में क्या होता है? ethers जो बेसिकली ईथर्स में जो होता है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का क्लीवेज होगा. ठीक है, देन द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज डिपेंड्स ऑन द मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन द रिएक्शन. ठीक है, तो रिएक्शन में किस टाइप की मैकेनिज्म इन्वॉल्व है, वेदर इट इज SN1 मैकेनिज्म और SN2 मैकेनिज्म. अगर इन गिवन फोर ऑप्शंस में अगर मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन अगर हो रहा है मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन, देन इट विल फॉलो SN1 मैकेनिज्म. ठीक है, बिकॉज यू नो ऑलरेडी दैट SN1 मैकेनिज्म में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री. ठीक है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन. तो हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे कि कौन से ईथर में मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, देन इट विल फॉलो SN1 मैकेनिज्म. अच्छा, और दूसरी चीज ये हमें मिथाइल अल्कोहल चाहिए. तो मिथाइल अल्कोहल देखो यहाँ पर कॉमन है, तो बॉन्ड क्लीवेज होगा वो इस जगह से होगा. ठीक है, ये बॉन्ड क्लीवेज. अगर यहाँ से बॉन्ड क्लीवेज होगा तो ये कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा. यहाँ पर कार्बोकेटाइन, ये कार्बोकेटाइन और ये कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा. ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, यहाँ पर भी ये सिंपल चेन है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन. इस कार्बोकेटाइन में इट इज कनेक्टेड विद 2 कार्बन, तो ये होगा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन और यहाँ पर है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन. तो यहाँ पर दो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है ऑप्शन में और एक 2 डिग्री और एक टर्शियरी कार्बोकेटाइन है. तो टर्शियरी कार्बोकेटाइन, since the stability of tertiary carbocation is more than the secondary and primary, तो यहाँ पर ये वाला जो कार्बोकेटाइन होगा इट विल बी द मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन. अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसकी रिएक्शन करवाने की मैकेनिज्म क्या है. CH3C, CH3, CH3O and CH3. ओके, यहाँ पर we will treat it with hot and concentrated HI. This is a hot and concentrated HI. And then यहाँ पर क्या होगा, protonation will take place. CH3C, CH3O, CH3 and the proton of this strong acid protonate the oxygen of the ether. And in next step, what happened? Formation of carbocation takes place. This will remove from here. CH3C, CH3, CH3. This is positive plus CH3OH. और यहाँ पर आयोडीन विल अटैक I माइनस और ये हो जाएगा CH3C, CH3, CH3R. ठीक है, तो यहाँ पर हमें मिल गया मिथाइल अल्कोहल. अच्छा, यहाँ पर दिस इज वन मोर क्वेश्चन, व्हाई वी आर टेकिंग हॉट एंड कंसंट्रेटेड HI. यहाँ पर हॉट एंड कंसंट्रेटेड HI का ही क्यों यूज किया जाता है? यहाँ पर हम कोल्ड या डाइल्यूट HI भी ले सकते हैं या हॉट डाइल्यूट HI भी ले सकते हैं. ठीक है, तो व्हाई वी आर टेकिंग स्पेसिफिकली हॉट एंड कंसंट्रेटेड HI? यू नो दैट HI जो है इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड. ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों है? क्योंकि ये प्रोटॉन जो होता है इजीली रिमूव करता है. यहाँ पर हाइड्रोजन जो है उसकी साइज बहुत छोटी है, while the size of the iodine is very big. तो यहाँ पर क्या होता है कि हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच में जो अट्रैक्शन होता है दिस इज वेरी लेस, तो इसलिए इट विल रेडीली रिमूव द प्रोटॉन. इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड. Why we are taking hot and concentrate? Because it is the forcing condition for the reaction. क्योंकि बेसिकली क्या होता है, जो ईथर्स होते हैं
ईथर्स आर द इनर्ट, ईथर्स जो होते हैं ये इनर्ट होते हैं और रिएक्शन प्रोसीड कराने के लिए ड्राइविंग फोर्स की या फोर्सिंग कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है. दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग हॉट एंड कंसंट्रेटेड HI. ईथर्स इनर्ट होते हैं. बेसिकली इनका यूज जो होता है रिएक्शन में सॉल्वेंट की फॉर्म में होता है, जैसे डाईइथाइल ईथर, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन एक्सेट्रा जो है ये ईथर्स ही होते हैं जिनका यूज एज अ सॉल्वेंट किया जाता है बिकॉज ईथर्स बेसिकली आर इनर्ट. ओके, अंडरस्टूड. This is question number 22. Antiseptics and disinfectant either kill or prevent the growth of microorganism. Identify which of the following statement is not true. So now I have not written the options. First we will discuss about the antiseptics and disinfectant, then I will write the options and we will solve the question. Okay, so let's start. Antiseptics. So सबसे पहले antiseptics क्या होते हैं? What are the antiseptics? So antiseptics, these are the substance which hinders or slow down the growth of the bacteria. सबसे पहले main चीज़ है they slow down, they do not kill the microorganism, they do not kill the bacteria, they only slow down the growth of the microorganism. Second thing, antiseptics are used for the living surface. They are used for the living surface. These 2 points are very important for antiseptics. Antiseptics, they do not kill the bacteria, they do not destroy the bacteria, they only hinders their growth or they only slow down their growth. And antiseptics are used for the living surface. Living surface, it may be skin, it is used on tissues, mucous membrane. ठीक है, तो लिविंग सरफेस जैसे कि स्किन के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है, टिश्यूज़ पर या म्यूकस मेम्ब्रेन पर इसका यूज़ किया जा सकता है. एग्जाम्पल्स, व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एंटीसेप्टिक्स? लाइक आयोडीन. Iodine is used as antiseptic. Next, it is phenol is used, alcohol is used as antiseptic, peroxide H2O2, soap also used as antiseptic, mouthwash to kill the germs that are present in our mouth, to kill, sorry, not kill, to slow down the growth of the microorganism. So these are the chemicals, these are the examples of the antiseptics. So first thing, antiseptics, they slow down the growth or they hinders the growth of the microorganism. Next thing, they are used for the living surface like skin, tissues and mucous membrane. Iodine, phenol, alcohol, peroxide, soap and mouthwash, these are the example of antiseptics. Now the second thing, what are the disinfectant? तो disinfectant क्या होते हैं? Disinfectant just opposite, they slow down the growth of the microorganism, while disinfectant, they kill the germs, they destroy the germs or microorganisms. Next है कि जैसे एंटीसेप्टिक्स आर यूज्ड फॉर द लिविंग सरफेस, वाइल डिसइंफेक्टेंट्स आर यूज्ड फॉर द नॉन लिविंग surface, non-living household items to prevent from germs and bacteria so that they do not spread. Okay, next thing है, what are the examples of the disinfectant? The examples of the disinfectants are phenolic solution of phenols. नेक्स्ट है सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट CuSO4. आयोडीन is also used as a disinfectant. Ozone or chlorine gas is also used as a disinfectant. ठीक है, यहाँ पर phenolic solution जो है it is used as a disinfectant to
against the gram positive bacterias and कैप्सुलेटेड या एनवेलप्ड वायरस। तो जो वायरस जो होता है उसके ऊपर जो एनवेलप होता है, एनवेलप इज सो इन्फेक्शियस, ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होता है। जो वायरस का जो आउटर लेयर होती है, आउटर इसका जो कवर होता है, दैट इज़ कॉल्ड एनवेलप। तो एनवेलप जो होता है इट इज़ मेड फ्रॉम फैट्स और सम काइंड ऑफ प्रोटीन्स। तो अगर वायरस जो ये डिसइंफेक्टेंट होते हैं, ये क्या करते हैं कि जो वायरस का जो आउटर लेयर या आउटर एनवेलप होता है इसको डेस्ट्रॉय कर देते हैं। तो जो डेस्ट्रॉय होने के बाद ये वायरस जो होता है ये बिल्कुल भी इन्फेक्शन क्रिएट नहीं करता है, ठीक है। बट डिसइंफेक्टेंट इज नॉट यूज्ड फॉर द नॉन एनवेलप्ड वायरस एंड स्पोर्स। तो जो डिसइंफेक्टेंट होते हैं दे आर इफेक्टिव फॉर द एनवेलप्ड वायरस, ताकि ये जो एनवेलप होता है उसको टोटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। नेक्स्ट थिंग है यहाँ पर जो फिनॉल है, फिनॉल का यूज़ यहाँ पर भी हो रहा है और एज अ एंटीसेप्टिक्स भी यहाँ पर यूज़ किया जाता है। फिनॉल इज़ यूज्ड एज एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट बाय ऑल्टरिंग इट्स कंसंट्रेशन। अगर कंसंट्रेशन कम है तो इट कैन बी यूज्ड as antiseptic. If phenol's concentration is high then it can be used as a disinfectant. Understood this much? Now I will write the options and we will solve the question. तो यहाँ पर है हमारे चारों ऑप्शंस। डिसइंफेक्टेंट हार्म द लिविंग टिश्यूज़, ठीक है। तो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डिसइंफेक्टेंट कि डिसइंफेक्टेंट वी हैव टू फाइंड आउट विच वन नॉट ट्रू, ठीक है, फॉल्स स्टेटमेंट वी हैव टू फाइंड आउट। तो डिसइंफेक्टेंट के बारे में हमने पढ़ा कि डिसइंफेक्टेंट बेसिकली दे आर यूज्ड फॉर द नॉन लिविंग सरफेस, सो दैट्स वाई दे हार्म द लिविंग टिश्यू। तो ये एकदम राइट है। A 0.2 solution of phenol is an antiseptic while 1% solution act as disinfectant. What we have discussed that phenol is used as antiseptic and disinfectant by altering its concentration. If the concentration is low, it can be used as antiseptic. If the concentration is high, then it can be used as a disinfectant. So this is the true option. Chlorine, iodine are used as a strong disinfectant. Yes, chlorine solution and iodine is also used as a strong disinfectant. Next is dilute solution of boric acid and hydrogen peroxide are a strong antiseptic. So boric acid is not antiseptic. Hydrogen peroxide is used as an antiseptic but boric acid is not used. So this is a not true statement. Okay, understood? This is question number 23. A magnetic moment of 1.73 Bohr magneton will be shown by one among the following. So we have to find out that this magnetic moment 1.73 is shown by which species. ठीक है, तो magnetic moment we know the formula mu equals to under root n into n plus 2. ये फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक मोमेंट का। यहाँ पर म्यू 1.73 इज गिवन ऑलरेडी। यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। म्यू इज ऑलरेडी गिवन 1.73 इक्वल्स टू अंडर रूट n इंटू n प्लस 2, ठीक है। तो व्हेन वी विल सॉल्व दिस वैल्यूज दिस एंड वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n, इट विल बी 1। यानी इन स्पीशीज में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं n इक्वल्स टू 1, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 1 किस में है, तो इस स्पीशीज में हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। हम देखते हैं यहाँ पर जितने भी कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं, दीज आर द डी ब्लॉक एलिमेंट्स, कोबाल्ट, कॉपर, निकिल, टाइटेनियम, दीज आर द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो किस में जाएगा, डी ऑर्बिटल में, ठीक है। तो कोबाल्ट CuCl6 देखते हैं। वेल आपको कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो होगी +4, ठीक है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आता है। यहाँ पर क्लोरीन है -6 होगा, -6 इधर जाएगा तो +6 -4 हो जाएगा +4, ठीक है। इसके बाद डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पर 7, डी
1 2 3 4 and 5 d sub shell and orbitals 5 orbitals 1 2 3 4 5 6 and 7. तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पर 3 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. तो ये स्पीशीज तो नहीं होगी जिसके अंदर जिसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा 1.73. नेक्स्ट देखते हैं. अच्छा एक चीज़ और है यहाँ पर, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं हम उसमें ये लिगेंड्स भी साथ में जो क्लोरीन अमोनिया साइनाइड और क्लोरीन अटैच्ड हैं, ये देखते हैं कि ये वीक फील्ड लिगेंड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है. ठीक है, तो यहाँ पर क्लोरीन अटैच है. क्लोरीन इज द वीक फील्ड लिगेंड, दैट मीन्स हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स विल बी देयर. तो यहाँ पर पेयरिंग नहीं होगी, यहाँ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. नेक्स्ट देखते हैं कोबाल्ट के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है कॉपर. कॉपर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा यहाँ +2 और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे 9 डी ऑर्बिटल में. 9 फिल कर देते हैं. 1 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है, 9 इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड एंड अमोनिया इज द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है. स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा. ठीक है, तो ये जो है 3D से निकलकर ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर चल जाएगा 4p में चल जाएगा. हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा इसका dsp2 हाइब्रिडाइजेशन. dsp2 हाइब्रिडाइजेशन देखो 2 3 1 2 3 4 dspp. यहाँ पर अमोनिया जो होगा अपने लॉन पेयर 4 अमोनिया 4 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के पास रहेंगे. लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये इसमें फिल करके एंड दे फॉर्म द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. ठीक है, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आई है 1. नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 1. तो हमारा ऑप्शन कॉपर ये वाला राइट ऑप्शन है. आगे भी हम देखते हैं. नेक्स्ट ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं. निकिल CN4. निकिल +2 डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे 8. यहाँ पर देखो 1 2 3 1 2 3 4 5 फिल द 8 इलेक्ट्रॉन्स 2 3 4 5 6 7 8. यहाँ पर n की वैल्यू है 2. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2. साइनाइड भी क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा. लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जंप करके इधर आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा dsp2 हाइब्रिडाइजेशन 1 2 3. साइनाइड्स जो होंगे वो अपने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स में फिल करके दे फॉर्म द बॉन्ड. ठीक है, विद दिस एटम. नेक्स्ट है TiCl4. टाइटेनियम इज इन द +4 ऑक्सीडेशन स्टेट. +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होंगे, डी ऑर्बिटल में यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 0 होंगे. दैट मीन्स n की वैल्यू 0. ठीक है, यहाँ पर देखो इस कंडीशन में n की वैल्यू आई थी 3, यहाँ पर n की वैल्यू आई 1, यहाँ पर n की वैल्यू आई 2 और यहाँ पर n की वैल्यू 0. तो आवर करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड ऑप्शन. This is the species that's magnetic moment will be 1.73 बोर मैग्नेटॉन. ठीक है, अगर एक देखो यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक है कि अगर मैग्नेटिक मोमेंट इज गिवन, सपोज म्यू इज गिवन 1.73 यहाँ पर, तो कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है. आगे का नंबर देखते हैं 1 है, दैट मीन्स n की वैल्यू 1 होगी. अगर 1 के अलावा यहाँ पर 2.73 दिया है तो हम आगे का नंबर देखते हैं. यहाँ पर 2 इज गिवन, दैट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 2 होंगे. ठीक है, तो ये एक सिंपल सी ट्रिक है, आपको ज़्यादा सॉल्यूशन कैलकुलेशन करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी. ओके, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 24. KMnO4 कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम K2MnO4 एज पर द रिएक्शन. सो the reaction is given here. The reaction can go to competition by removing OH minus by adding.
ठीक है। तो हमें क्या करना है इस रिएक्शन में, वी हैव टू रिमूव OH माइनस आयन। यहाँ पर जो OH माइनस आयन है इसको रिमूव करना है, ठीक है। यहाँ पर रिएक्शन देखते हैं, जो रिएक्शन का ये साइन है, ये साइन क्या बताता है कि रिएक्शन जो है रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकती है और रिएक्शन रिवर्स भी हो सकती है, यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकती है। यहाँ पर हमें रिमूव करना है OH माइनस आयन। तो OH माइनस आयन दे जनरेट फ्रॉम द वाटर। ये कहाँ से आया है OH माइनस आयन? वाटर, वी आर टेकिंग वाटर इन द रिएक्शन, तो वाटर से OH माइनस आयन जनरेट हुआ है। वाटर जो होता है ये वीक एसिडिक नेचर का होता है, वीक एसिड होता है, तो वीक एसिड का कॉन्जुगेट जो होगा बेस स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है कि OH माइनस आयन OH माइनस आयन वाटर से जनरेट हुए हैं, इतना क्लियर है। वाटर जो है वीक एसिड है, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग एसिड अगर हम काम में लेते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड जो होगा ये इक्विलिब्रियम को बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, यानी ये रिएक्शन किधर चली जाएगी? रिवर्स डायरेक्शन में चली जाएगी। तो स्ट्रॉन्ग एसिड हम यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन हम देखते हैं यहाँ पर SO2 जो होगा ये वाटर के साथ रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन करेगा? H2SO4 का फॉर्मेशन करेगा। H2SO4 जो है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है एंड इट विल रिवर्स द रिएक्शन। तो हमें रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में नहीं चाहिए, बिकॉज वी हैव टू कंप्लीट दिस रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। HCl इज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। तो HCl भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये भी इक्विलिब्रियम को रिवर्स डायरेक्शन या बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, तो ये ऑप्शन भी हम नहीं ले सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि SO2 और HCl जो होते हैं ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से ये जो MnO4 माइनस है इसका रिडक्शन कर देंगे, और रिडक्शन करके ये किसका फॉर्मेशन कर देंगे? वापस MnO4 2 माइनस का। तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो रहा है? रिवर्स डायरेक्शन में या बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शंस तो बिल्कुल नहीं होंगे। नेक्स्ट है KOH। KOH क्या होगा? इट विल इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन, लेकिन OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन हमें इंक्रीज नहीं करनी है, डिक्रीज करनी है। वी हैव टू रिमूव OH माइनस आयन कंसंट्रेशन, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है CO2। तो CO2 is the best suitable reagent to remove the OH minus ion concentration from this reaction, because CO2 is neither oxidizing agent nor reducing agent. It will create एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है, और ये OH माइनस को रिमूव कर इक्विलिब्रियम को कहाँ शिफ्ट करेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, एंड इट विल कंप्लीट द रिएक्शन। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। कार्बन डाइऑक्साइड गैस is used to remove the OH minus ion concentration in this reaction. Understood? This is question number 25. Reaction by which benzaldehyde cannot be prepared. Okay, so here 4 options are given and reasons are also given in the option, and we have to find out that which one reaction will not give benzaldehyde. ठीक है, first option, this is the benzoic acid. Benzoic acid react in the presence of zinc Hg and concentrated HCl. So what happened in this reaction? The reaction will not proceed further. So what is the reason that this reaction will not proceed further? So this reagent, it is proceed Clemmensen reduction. Clemmensen reduction basically performed in the acidic medium. They proceed in the acidic medium. Okay, and this is the acid. ठीक है, तो क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या होता है कि जो एसिड सेंसिटिव ग्रुप्स होते हैं दे विल नॉट रिड्यूस्ड। यहाँ पर जो क्लीमेंसन रिडक्शन होता है वो COOH ग्रुप को रिड्यूस नहीं करता है। दिस इज कॉल्ड एसिड सेंसिटिव
कंपाउंड, ठीक है। क्लीमेंसन रिडक्शन बेसिकली ये देखो कंसनट्रेटेड HCl गिवन है यहाँ पर इस प्रोसीजर में। तो क्लीमेंसन रिडक्शन जो होता है वो एसिडिक कंडीशन में होता है, इसलिए इट इज़ नॉट यूजफुल फॉर द एसिड सेंसिटिव कंपाउंड्स, ठीक है। क्लीमेंसन रिडक्शन जो होता है इट इज़ मेनली यूज्ड फॉर द बेस सेंसिटिव कंपाउंड, इट रिड्यूस द बेस सेंसिटिव ग्रुप्स। तो यहाँ पर COOH group it will remain unaffected in this reaction and no product formation takes place। यहाँ पर क्या होगा, जो ये क्लीमेंसन रिडक्शन है, अगर यहाँ पर कोई कोई एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होता, सपोज यहाँ पर CHO ग्रुप होता और क्लीमेंसन रिडक्शन की प्रेजेंस में यहाँ पर इसका रिडक्शन होता एंड इट विल गिव बेंजीन, ठीक है। तो नेक्स्ट है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, दिस रिएक्शन विल नॉट गिव बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट है, दिस इज टोलुइन CrO2Cl2 in the presence of CS2 and it proceed by the H3O plus. This is called Attard reaction. This is called what? Attard reaction. In the presence of Attard reaction, the formation of benzaldehyde takes place. ठीक है. Next reaction, in the presence, this is benzoyl chloride in the presence of H2, palladium, hydrogen, palladium and BaSO4. This is called Rosenmund reduction. Rosenmund reduction. Okay, in the presence of Rosenmund reduction, the formation of benzaldehyde takes place. ठीक है. Next is benzene in the presence of CO, HCl and it proceed in the presence of anhydrous LCl3. This is also a name reaction. This is called Gartermann-Koch reduction. This is called Gartermann-Koch reduction. Reaction or production, ठीक है, and the formation of benzaldehyde takes place. Okay. 26. Which of the following does not give oxygen on heating? ठीक है, तो here 4 reasons are given in the option and we have to find out that which one reagent on heating will not give oxygen. Okay, so let's start. KClO3, this is potassium chlorate, and on heating potassium chlorate it will give KCl plus O2. We will balance the reaction, 2 KCl, 2 and 3 O2. Okay. Next is zinc chlorate on heating, ZnCl2 plus oxygen, 2 ZnClO3 whole twice, 2 Zn3 oxygen. ठीक है. Potassium dichromate on heating, it will give K2Cr2O4 plus Cr2O3 plus oxygen. We'll balance the reaction, 4, 2 and 3 oxygen. Ammonium dichromate on heating, it will give nitrogen plus Cr2O3 plus 4 mole of water. Okay, so you can see here in first three reactions on heating they give oxygen, because these 3 are oxygen rich species. That's why on heating they release oxygen gas.
while the fourth one option is not an oxygen rich molecule, that's why it release the nitrogen rather than oxygen. ठीक है, तो our correct option will be the fourth option. फोर्थ ऑप्शन में नाइट्रोजन गैस रिलीज हो रही है, ऑक्सीजन गैस रिलीज नहीं हो रही है, एंड दिस इज द रिएजेंट विच डज नॉट गिव ऑक्सीजन गैस ऑन हीटिंग. Next question, yes, this is the question number 27. A metal has a FCC lattice. The edge length of the unit cell in 404 picometer. The density of the metal is 2.72 gram per centimeter cube. The molar mass of the metal is. So we have to find out what will the molar mass of the metal. So this is a very simple formula based question again, and the direct formula rho, that is the density, Z into m upon Na into A cube. ठीक है, तो we will apply this formula and the value of rho is given in the question, that is the density is already given. Z की value for FCC lattice Z equals to 4 and Z is the number of molecules in per unit cell. तो for FCC के लिए कितना हो जाएगा, ये 4 होगा. इसके बाद है M, molecular mass. This we have to find out what is the molecular mass. Na is Avogadro number, the value of Avogadro number we know already, and A is the length units, age length of the unit cell is given 404 picometer, but this density is in centimeter, so we will convert it in the centimeter. We will convert this picometer unit in the centimeter. ठीक है, तो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ रो इज 2.72. Z की वैल्यू हो जाएगी फॉर FCC क्रिस्टल लैटिस के लिए 4, एंड द वैल्यू ऑफ M वी हैव टू फाइंड आउट. Avogadro number 6.02 into 10 power 23, एंड A की वैल्यू हो जाएगी 404 into 10 to the power -10. ठीक है, तो 1 पिकोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, और इसका हो जाएगा क्यूब. ठीक है, तो जब आप इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करोगे यू विल गेट द आंसर. द मोलर मास ऑफ द मेटल इट विल बी 28 ग्राम मोल इनवर्स. ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर. Is dipole induced dipole interactions are present in which of the following pairs? So we have to find out that in which of the pairs dipole induced dipole interaction यहाँ पर present है. तो सबसे पहले है कि dipole induced dipole interactions जो होता है वो किस molecule में होता है. dipole induced dipole जो interaction होता है ये होता है polar और non polar molecules के बीच में. ठीक है, ये होता है polar molecule and non-polar molecules के बीच में. polar molecule जिनका कि mu is not equals to 0 और non-polar molecule जिनका कि mu equals to 0 है. ठीक है, और दूसरी बात ये है कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स सपोज वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर हम लेते हैं. वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन इज द सेंटर एटम और हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच्ड है. ये सपोज एटम है, यहाँ हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है यहाँ पर. ठीक है, दिस इज द पोलर, क्योंकि इसका डाइपोल मोमेंट जो है वो ज़ीरो नहीं है. तो यहाँ नेगेटिव, माइनस डेल्टा, प्लस डेल्टा, प्लस डेल्टा. तो व्हेन दिस वाटर मॉलिक्यूल कम इन कॉन्टेक्ट टू द नॉन पोलर, ऑक्सीजन जो है दिस इज द नॉन पोलर एटम मॉलिक्यूल, and when this polar molecule come in contact with the non-polar molecule, then what happened, it the induced dipole moment also occurs due to the distortion of the electron density. यहाँ पर क्या होता है कि ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है इसके अंदर भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड्स का डिस्टॉर्शन हो जाता है, और डिस्टॉर्शन होने की वजह से इनके अंदर भी जो डाइपोल मोमेंट है वो इंड्यूस्ड हो जाता है. देखिए कैसे होगा, ये नेगेटिव, यहाँ पर हाइड्रोजन है पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव,
और इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो ये होता है इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो लेट्स फाइंड आउट दैट द पेयर ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर सेट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं SiF4 इज अ पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल। सो SiF4 जो होगा, द स्ट्रक्चर इज SiF, इट्स अ टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में the resultant dipole moment is equal to the opposite directions dipole moment। तो यहाँ जो net dipole moment होगा वो होगा 0। हीलियम एटम यहाँ पर ये दिस इज द नॉन पोलर और इसका म्यू जो होगा वो 0 होगा। दैट मीन्स यहाँ पर दोनों ही नॉन पोलर स्पीशीज हैं, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। वाटर जो है इट्स अ पोलर स्पीशीज एंड एल्कोहल इज ऑल्सो अ पोलर स्पीशीज, तो ये पोलर के बीच में भी नहीं होगा। क्लोरीन इज म्यू इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स इट इज द नॉन पोलर। एंड CCl4 is again the tetrahedral geometry and the resultant is equal to the opposite sides of dipole moment। तो यहाँ पर भी इसका म्यू जो होगा 0 होगा। म्यू 0 that means both are non-polar species। HCl, H plus and Cl minus, the mu is not equals to 0, and helium atom, it's a non-polar species, mu equals to 0. So this is the correct option in this set of molecule dipole induced dipole interactions are present. This is the correct option. Question number 29, roasting of sulfides gives the gas X as a byproduct. This is colorless gas with choking smell of burnt sulfur and causes great damage to respiratory organs. As a result of acid rain, its aqueous solution is acidic, acts as reducing agent, and its acid has never been isolated. ठीक है, तो we have to find out that the gas which is the gas X। ठीक है, तो यहाँ पर एक ये दिया हुआ है रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड्स। रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड्स, in roasting of sulfides what happened in roasting process, it's involved the heating of ores, sulfide ores, and in the presence of oxygen। sulfide ores हैं, sulfide ores, they are hitting in the presence of oxygen and the formation of metal sulfides, metal oxides takes place, and sulfur escaping in the form of SO2। ठीक है, तो रोस्टिंग प्रोसेस में मेनली क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स द हीटिंग ऑफ ओर्स, सल्फाइड ओर्स, एंड in the presence of oxygen the formation of metal oxide takes place and sulfur escaping in the form of sulfur dioxide। ठीक है, तो sulfur dioxide is given in the option, and let's check the clues that are given। It's a colorless gas, yes, sulfur dioxide is a colorless gas with choking smell of burnt sulfur, causes great damage to respiratory organ as a result of acid rain। तो sulfur dioxide is the main component of acid rain। Its aqueous solution is acidic in nature। When sulfur dioxide react with water, it forms sulfuric acid H2SO4, or it is acidic in nature। Acts as reducing agent, yes, sulfur dioxide is a reducing agent, and its acid has never been isolated। So this option, sulfur dioxide, is the correct option। This is question number 30. Some meta-directing substituents in aromatic substitution are given. Which one is most deactivating? So these all are the meta-directing substituents these are given, and we have to check that which one is the most deactivating। So here the order of their deactivating nature is NO2 is most deactivating group, then SO3H, then cyanide,
और उसके बाद आता है COOH। तो दीज आर द डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं जो कि बेंजीन या किसी एरोमेटिक रिंग पर अटैच होते हैं इस तरह से। और इनकी वजह से क्या होता है कि जो आने वाला सब्स्टिट्यूएंट्स है वो कहाँ पर आकर अटैच करता है, मेटा पोजीशन पर, ठीक है। तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड मेटा डायरेक्टिंग सब्स्टिट्यूएंट्स। तो आंसर विल बी द NO2. This is the most deactivating meta directing group.